हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1 के सिलेबस के अंतर्गत इकाई 2 के ऊपर। इसके पहले हमने इकाई 1 पर विस्तार से बातचीत किया था। उम्मीद है कि वह लेक्चर आप सभी के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा और कम समय में आप उस पूरी इकाई को कवर कर लिए होंगे। उसी प्रयास में हमने इकाई 2 पर सिलेबस के अनुसार हिंदी का भौगोलिक विस्तार और हिंदी के विविध रूप पर विस्तार से चर्चा करने की कोशिश की है और इस पूरे नोट्स के माध्यम से हम कम समय में इकाई 2 को कैसे कवर करें उसको देखने का प्रयास किया है। हो सकता है कि ये वीडियो आप सभी के लिए थोड़ी सी लंबी हो और मैंने इसीलिए इस वीडियो को छोटी छोटी खंडों में या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का प्रयास नहीं किया है, क्योंकि मेरा उद्देश्य कोई व्यूज पाने का नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि जितने भी विद्यार्थी एमपी शिक्षक परीक्षा या फिर यूजीसी नेट या जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से संबंधित, वो एक बैठक में अधिक से अधिक ज्ञान को हासिल कर सके और वो मेंटली प्रिपेयर हो के इस वीडियो लेक्चर को देखें। यानी कि अपना काम धाम करने के बाद, खाने पीने के बाद आराम से बैठकर 1 डेढ़ घंटा में ही ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को, ज्ञान को प्राप्त कर सकें। तो उसी प्रयास में हम यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग आत्मीयता के साथ अपने लिए इस पूरे लेक्चर को देखेंगे। जब आप एमपी शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1 के सिलेबस को देखेंगे और इकाई 2 को देखेंगे तो हमने बताया कि इसमें 2 टॉपिक महत्वपूर्ण रूप से आपको पढ़ने हैं। हिंदी का भौगोलिक विस्तार, यानी कि हिंदी का क्षेत्र क्या रहा है और उसके जो भी स्वरूप रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें कि हिंदी की उपभाषाओं के बारे में हमें चर्चा करना है। उपभाषाओं के अंतर्गत कौन कौन सी उपभाषाएं हैं और उनके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां हैं उसमें हमें देखना है। इसके बाद हम उन बोलियों में मुख्य रूप से खड़ी बोली, ब्रज और अवधी, इन 3 बोलियों की विशेषताओं को भी देखना है, तो हम इस लेक्चर में देखेंगे। इसके बाद जो इसका दूसरा पार्ट है, हिंदी के विविध रूप। नाम से ही पता चल रहा है कि हिंदी कोई एक रूप वाली भाषा नहीं है, बल्कि इसके विविध रूप हैं। उसमें कौन कौन से रूप हैं? हिंदी, उर्दू, दक्कनी और हिंदुस्तानी। तो इन 4 महत्वपूर्ण रूपों को हम देखने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं, विस्तार से बात करते हैं। हिंदी का भौगोलिक विस्तार, इस पर हमने मैप के माध्यम से भी अलग अलग वीडियोज बनाई हुई हैं, लेकिन वो खंड खंड में बटी हुई हैं। आप चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन जब भी हम हिंदी का भौगोलिक विस्तार अपने दिमाग में लाते हैं तो पहले हमें भारत का एक मैप तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं जो भी मैप बना रहा हूँ आपके समझने के दृष्टिकोण से ही बना रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश से लेकर, वैसे तो जो हिंदी है वो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर कोहिमा तक बोली और समझी जाती है, लेकिन कुछ खास इसका भौगोलिक एरिया है जिसे कि हमें जानना चाहिए। खास तौर से जैसे जब हम बात करेंगे तो आपके दिमाग में भारत का मैप रहेगा, तो तुरंत चीज़ों को समझेंगे। तो हिंदी के भौगोलिक विस्तार के बारे में बात करें उसके पहले मैं आपको एक बार ले जाना चाहूँगा भारतीय आर्य भाषाओं की तरफ, जिस पर कि हमने विस्तार से बातचीत किया था कि 3 भागों में ये सब बटी हुई हैं और आखिर में बात किया अपभ्रंश की। तो कहीं न कहीं अपभ्रंश से ही हिंदी का जुड़ाव है, इसी से इसका विकास हुआ है। तो प्राकृत से ही विभिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंशों का विकास हुआ। अपभ्रंश भाषा का काल मोटे रूप से 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। अब आपको याद आ गया होगा, जिसको कि हम छठी सदी भी कह रहे थे। तो छठी सदी से लेकर लगभग 11वीं सदी तक अपभ्रंश का समय माना जाता है। अपभ्रंश साहित्य में मुख्यतः पश्चिमी और पूर्वी 2 ही भाषा रूप मिलते हैं। प्राकृत के मुख्यतः 5 क्षेत्रीय रूपों तथा आज की 9, जिसमें कि लहंदा, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, हिंदी, उड़िया, बांग्ला, असमिया आर्य भाषाओं के बीच की अपभ्रंश रूप में प्राप्त कड़ी के क्षेत्रीय रूपों की संख्या 6 और 10 के बीच में ही होगी, इससे कम नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर जो इस लेक्चर की शुरुआत हुई है, आपको अपभ्रंश से जोड़कर बताने की कोशिश की गई है कि जब हम हिंदी की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं
अपभ्रंशों का भी जिक्र होगा। तो यहाँ पर एक चार्ट बनाया गया है, आप देख रहे हैं कि एक तरफ अपभ्रंश लिखा गया है और दूसरी तरफ आधुनिक भाषाएं तथा उपभाषाएं लिखी गई। वैसे मुख्य रूप से आप देखेंगे तो हिंदी की कुल 5 उपभाषाओं की चर्चा की गई है, वो अभी आगे चलकर क्लियर होगी। पहले हम बात करते हैं कि जो उपभाषाएं हैं या फिर जो आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ वो किन किन अपभ्रंशों से हुआ है, क्योंकि इन अपभ्रंशों का बार बार जिक्र किया जाएगा, इसलिए तुरंत आप अपने दिमाग में पहले ही रख लीजिए, जिससे कि आपको रिलेट करके जोड़कर इस लेक्चर को समझ सकते हैं। तो सौर श्रेणी, जो कि कई जगह आपने देखा होगा ब्रैकेट में लिखा रहता है सूरसेन, यानी सौर श्रेणी अपभ्रंश से विकसित हुई है। पश्चिमी हिंदी बाद में आप देखेंगे कि एक उपभाषा के तौर पर है ये, फिर राजस्थानी हिंदी ये भी उपभाषा के तौर पर है, पहाड़ी हिंदी ये भी उपभाषा के तौर पर है। तो आप देख रहे हैं कि सौर श्रेणी अपभ्रंश कितना महत्वपूर्ण है कि जिस हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं उसमें से 3 उपभाषाएं तो सौर श्रेणी से है। तो इसलिए आप अपने नोटबुक पर इसको इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए। बस इसमें अलग एक भाषा आप देख रहे हैं गुजराती, इसका सौर श्रेणी से संबंध है लेकिन हिंदी की उपभाषाओं के अंतर्गत ये नहीं आती है। तो सौर श्रेणी को इंपॉर्टेंट करके नोट करिए। इसके बाद जो अपभ्रंश है पैशाची, जिसमें कि लहंदा और पंजाबी भाषाओं का इससे विकास हुआ। इसके बाद है ब्राचड़, जिसमें कि मात्र एक भाषा है सिंधी। महाराष्ट्री, इसको याद करने की बहुत खास जरूरत ही नहीं है, महाराष्ट्री से मराठी हो गया। मागधी, मागधी आपको याद करना है कि इसमें हिंदी की जो चौथी उपभाषा है बिहारी हिंदी, इसका जुड़ाव है। इसके अतिरिक्त बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाएं भी मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। और यहाँ पर आखिर में जो अपभ्रंश है वो है अर्धमागधी। कई जगह पर अर्धमागधी आप देखेंगे ऐसे भी लिखा हुआ है, तो शब्दों के ऊपर बहुत नहीं जाना है, दोनों का अर्थ लगभग एक ही है। अर्धमागधी से विकास हुआ पूर्वी हिंदी का, और इसमें अगर हम जोड़ दें ABC यानी कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी तो कंप्लीट हो जाता है। इसलिए मैं यहाँ पर नहीं जोड़ा हूं, क्योंकि बाद में हम इसको विस्तार से बातचीत करेंगे तो तुरंत हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जिस अपभ्रंश के बारे में हमने बात किया उसमें सौर श्रेणी अपभ्रंश का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें हिंदी की 3 उपभाषाएं शामिल हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं कि मागधी और अर्धमागधी, यानी कि जब आप परीक्षा में जाएंगे तो इन तीनों अपभ्रंशों को विशेष तौर से आपको ध्यान में रखना है। बाकी कई बार पेपर में घुमाकर सवाल पूछा जाता है, तो पूछ लिया जाता है पैशाची और ब्राचड़ से भी, तो इसको भी आप अपने दिमाग में रखिए। लेकिन जब भी हिंदी की बात की जाएगी तो सौर श्रेणी, मागधी और अर्धमागधी को आपको पूरा दिमाग में रखना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि ये चार्ट आप अपने दिमाग में रख लिए होंगे। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं कि जो भी हमने चार्ट बनाया था उससे स्पष्ट होता है कि हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के सौर श्रेणी, जैसा कि मैंने बताया, अर्धमागधी और मागधी रूपों से हुआ है। इन 3 अपभ्रंशों को हमें ध्यान में रखना है। अब हम विस्तार से बात करें हिंदी प्रदेश, उपभाषाएं तथा बोलियों के ऊपर। तो हिंदी भाषा का क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ भाग, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल जिसको कि हम उत्तराखंड भी कहते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश तथा बिहार है, जिसे हम हिंदी प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा, जिस मैप की मैं बात कर रहा था वो मैप भी आप अपने दिमाग में रखें कि हिमाचल प्रदेश जो ये पूरा एरिया है ये एक तरीके से हिंदी पट्टी में ही आता है, ठीक है ना। तो मैप आपको जरूर ध्यान रखना है। कई बार मैं देखता हूं जब विद्यार्थियों को मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं, यानी अपने वर्किंग प्लेस पर पढ़ाता हूं, तो मैं इस मैप को तुरंत बनाकर बताने का प्रयास करता हूं कि आखिरकार हिंदी कहाँ तक फैली हुई है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि हिंदी प्रदेश में कौन कौन से राज्य आएंगे। आगे जो बात है कि अगर इन पूरे हिंदी प्रदेशों की हम चर्चा करें तो ये हिंदी प्रदेश कुल 5 उपभाषाओं में बटे हुए हैं, जिसके अंतर्गत कुल 18 बोलियां हैं। मैं इसके पहले भी हिंदी की उपभाषाओं और बोलियों पर विचार किया था, वीडियो लेक्चर बनाया था, पुराने वीडियोज आपने देखे होंगे। तो उसमें कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट्स किया था कि कुछ किताबों में 17 बोलियां बताई गई हैं, कुछ किताबों में 18 बोलियां बताई गई हैं।
कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया कि आप किस किताब से पढ़ाते हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि मैं किसी नोट्स, गाइड या इस तरीके से बाज़ारू किताब से मैं नहीं पढ़ाता हूँ, बल्कि मेरे पास 1 से 5 के आसपास में भाषा विज्ञान की भी किताबें हैं। सबका अध्ययन करने के बाद जो निचोड़ होता है, उसको आप सभी के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ और प्रयास करता हूँ कि ये ऐसी चीज़ है कि बार-बार इसको हमें यहाँ पर आप सभी को ना बताना पड़े। एक बार प्रामाणिक रूप से आप अपने दिमाग में रख लें और इसी प्रामाणिकता से विश्वास भी बना रहता है। तो देखिए, कई जगहों पर विद्वानों ने 17 माना है। खासतौर से अगर नगेंद्र की मैं बात करूं तो उन्होंने 17 बोलियों का जिक्र किया है, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कुल 18 बोलियां और 5 उपभाषाओं में हिंदी बटी हुई है। मतलब हिंदी में सम्मिलित हैं 5 उपभाषाएं और प्लस 18 बोलियां। कौन कौन सी हैं वो अब चार्ट के माध्यम से हम देखते हैं। यहाँ पर बनाया गया है भाषा, उपभाषाएं, बोलियां। तो हिंदी भाषा की हम चर्चा कर रहे हैं। इसके अंतर्गत जो उपभाषा है वो पश्चिमी हिंदी। जब मैं पश्चिमी हिंदी कर रहा हूं तो प्रिय विद्यार्थियों, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए सौरसेनी अपभ्रंश। ये सब आप अपने दिमाग में लाते रहिए, तभी होगा, तभी लगेगा कि आप किसी इस तरीके से यूट्यूबर वाले टीचर से या फिर ऑनलाइन वाले टीचर से नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि आपको लगेगा कि आप खुद संवाद कर रहे हैं। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुल 6 बोलियों की चर्चा की गई है, जिसमें है खड़ी बोली, जिसका एक दूसरा नाम है कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, हरियाणी यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन कई जगह पर हरियाणवी भी इसको कहा जाता है, और एक आपने सुना होगा इसको बांगरू भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद है बुंदेली। बुंदेली को मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है, इसका कारण है क्योंकि आगे इसकी सिस्टर है बघेली, तो इसको लेकर कई बार विद्यार्थियों में कंफ्यूजन सा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर उस कंफ्यूजन को दूर करना है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बुंदेली, कन्नौजी और एक इसमें बोली आ जाती है दक्षिणी। तो कुल मिलाकर पश्चिमी हिंदी में 6 बोलियों को आपके दिमाग में रखना है। आपके हाथ में 5 अंगुलियां हैं और एक दूसरे हाथ की भी एक अंगुली को गिन लेना है कि खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी और दक्षिणी, ये 6 एक तरीके से है। या आप क्रिकेट देखते हो तो 1 ओवर 6 गेंदों का होता है, उसी हिसाब से किसी भी तरीके से आप याद करके रखिए। अच्छा, पश्चिमी हिंदी में आप देखेंगे कि खड़ी बोली साहित्यिक रूप से बहुत ही मजी हुई बोली रही है, आदिकाल से इसका प्रयोग होता रहा है। ब्रज भाषा की मैं बात ही क्या करूं, जिसमें कि पूरा मध्यकाल, इस एक तरीके से भक्ति काल और रीतिकाल दोनों काल ब्रज भाषा पर एकदम से आधारित रहे, और इसमें इन दोनों को ही विशेष तौर पर ध्यान में रखिए क्योंकि सवाल कई बार इन्हीं से पूछा जाता है। बाकी अन्य जो बोलियां हैं इनको आप अपने दिमाग में रख ही लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं पूर्वी हिंदी, क्योंकि जब आप परीक्षा में जाएंगे तो पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी इन दोनों से प्रायः सवाल आते ही आते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन अब कंफ्यूजन नहीं होगा, पूर्वी हिंदी से पश्चिमी हिंदी कहीं बड़ी बोली है और उसका क्षेत्र भी बड़ा है। आप देख रहे हैं कि दुगना है। जहां पश्चिमी हिंदी में 6 बोलियों का जिक्र हमने किया, वहीं पूर्वी हिंदी में आप देख रहे हैं कि मात्र 3 बोलियों का जिक्र है, जिसको कि मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं कि ABC नाम से आप याद कर लीजिए। इसको अंगुलियों पर गिनने की जरूरत नहीं है। ए से हो गया अवधि, ये वही अवधि है। पहले इसको आप देख लीजिए कैसे लिखा गया है, नहीं तो अगर आप इस पे छोटी की मात्रा देंगे तो इसका अर्थ बदल जाएगा। हालांकि जब मैं कॉपी चेक करता हूँ BA और MA के बच्चों का, तो बहुत सारे बच्चे इसी अवधि को लिखे रहते हैं। फिर भी हम अपने पर कंट्रोल करते हैं और उनको सही नंबर देने का प्रयास करते हैं। तो अवधि जो कि सूफी काव्य या फिर रामचरितमानस जो लिखा गया, पद्मावत लिखा गया, तो एक तरीके से अवधि भी साहित्य की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट भाषा रही है। फिर है बघेली, इसको भी मैंने रेड किया, कारण मैंने आपको बताया था कि अंतर आप कर लें कि बुंदेली पश्चिमी हिंदी में है और जो बघेली है ये हो गई पूर्वी हिंदी में। छत्तीसगढ़ी, तो इसको तो आप याद करके रखेंगे। तो पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी में 6 बोलियां, पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां हैं। कौन कौन सी हैं ये आप अपने दिमाग में रख ली होंगे। अब बात करते हैं हम राजस्थानी हिंदी के ऊपर। राजस्थानी हिंदी में कुल 4 तरीके की हिंदी की बात की गई है, जिसको कि एक तरीके से देखा जाए तो राजस्थान को ही डिवाइड कर दिया गया है। एक तरीके से अगर मैं राजस्थान का टूटा फूटा इस तरीके से बना देता हूं, मैप पर आपको बहुत नहीं जाना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें पश्चिमी राजस्थानी, जिसको कि मारवाड़ी कहा गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है कि मारवाड़ी जो है वो किस एरिया में
बोली जाती है या फिर इसका क्षेत्र कौन सा है? तो वो पश्चिमी हिंदी यानी कि एकदम जो बॉर्डर वाला है राजस्थान का, जो कि पाकिस्तान का जो बॉर्डर एक तरीके से कहा जा सकता है, वहां है। पूर्वी हिंदी, पूर्वी राजस्थानी, तो ये है जयपुरी, यानी कि राजस्थान की जो राजधानी है उस एरिया में। मेवाती, मेवाती आप देखेंगे कि जो दिल्ली का बॉर्डर है एक तरीके से राजस्थान का और हरियाणा का बॉर्डर है, वहां पर मेवाती बोली जाती है। दक्षिणी राजस्थानी, नाम से ही लग रहा है कि राजस्थान का जो दक्षिणी इलाका है वहां पर बोली जाती है। तो कुल मिलाकर मैं यही बताना चाह रहा था कि राजस्थानी हिंदी को 4 भागों में बांटा गया है। उसकी बोलियां हैं मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। जयपुरी को कई बार ढूढ़ाड़ी भी कहा जाता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिए कि इसका दूसरा नाम है ढूढ़ाड़ी। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहाड़ी हिंदी के ऊपर। पहाड़ी हिंदी में मुख्य रूप से 2 ही हिंदी की चर्चा की जाती है। एक है पश्चिमी पहाड़ी। ठीक है, पहाड़ी की जब भी चर्चा की गई तो जो भारत का मैप है इस तरीके से उत्तराखंड का जो इलाका आ जाता है वो है। ठीक है, तो उसको बांटा गया पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी, जिसमें कि कुमायूनी और गढ़वाली बोलियां बोली जाती हैं। तो पहाड़ी हिंदी में 2 हो गया, राजस्थानी में 4। अब जो पांचवा या 5वीं उपभाषा है हिंदी की, वह है बिहारी। नाम से ही पता चल रहा है कि ये बिहार राज्य से जुड़ी होगी और इसमें भी कुल 3 बोलियां शामिल हैं, जिसमें कि भोजपुरी है, मगही, मैथिली। ठीक है, भोजपुरी का इलाका काफी बड़ा है, इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कई जिले आते हैं। ठीक है ना, तो बिहार का जो पश्चिमी हिस्सा है और उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है वो भोजपुरी के अंतर्गत। मगही यानी कि जो पटना का जो इलाका है उसके एरिया में जो भी जिले आते हैं वहां मगही। मैथिली का नाम सुनते ही आपके दिमाग में विद्यापति और आदिकाल आ गया होगा, तो जो दरभंगा का इलाका है वह है मैथिली का। तो इस तरीके से आपने देखा कि कुल 18 बोलियां इसमें शामिल हैं, 5 उपभाषाएं हैं। तो अब आपके दिमाग में किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होगा, एकदम से पूरा चार्ट बैठ गया होगा। अब हम एक एक बोली पर विस्तार से बातचीत करेंगे और फैक्चुअल तरीके से जो भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे उन तथ्यों को रेखांकित करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं खड़ी बोली के ऊपर। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में होता है। पहला जो इसका अर्थ है वो है साहित्यिक हिंदी के रूप में, और जो दूसरा अर्थ है कि ऐसी बोली जो दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में बोली जाती है। तो जैसे दिल्ली की बात की गई और मेरठ, ये बॉर्डर ही एक तरीके से इसको एनसीआर कहा जा सकता है, उत्तर प्रदेश का जो एनसीआर वाला इलाका है। और सहारनपुर में भी ये बोली बोली जाती है, दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर और उसके इलाके के जो भी जिले हैं उसमें बोली जाती है। तो परीक्षाओं में कई बार पूछ लिया जाता है कि खड़ी बोली का क्षेत्र किधर है, तो दिल्ली, मेरठ, ये नाम आपको दिमाग में रखना है। तो खड़ी बोली का प्रयोग जो है 2 अर्थों में किया गया। पहला अर्थ साहित्यिक हिंदी के रूप में और दूसरा जिस क्षेत्र में वो पहले से ही बोली जाती रही है। खड़ी बोली को जो पहले से बोली जाती रही है उसी को हम कौरवी भी कहते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग कुछ लोग कौरवी के अर्थ में भी करते हैं। खड़ी बोली इसका नाम क्यों पड़ा, इसको लेकर भी काफी विवाद रहा है। अगर आप और किताबें पढ़ेंगे तो खड़ी बोली और ब्रज भाषा को लेकर विवाद रहा है कि एक जमाना था कि ब्रज भाषा का क्षेत्र बड़ा विस्तृत था तो उसको भाषा का दर्जा दिया गया, और खड़ी बोली का क्षेत्र सीमित था तो उसको बोली का दर्जा दिया गया। लेकिन समय बदला, जो ब्रज भाषा भाषा के रूप में थी वो धीरे धीरे सिमट गई और खड़ी बोली आज भारत का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये विवाद रहा है। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द का अर्थ है वो विवादास्पद है। कुछ लोगों ने खड़ी का अर्थ खरी यानी प्योर से लगाया है। ठीक है, खरा सोना जैसे आपने शब्द को सुना होगा, उसी तरीके से खरी का मतलब है प्योर यानी शुद्ध माना है। तो कुछ लोगों ने खड़ी का मतलब स्टैंडिंग के अर्थ में लगाया। कुछ लोगों ने इसका संबंध खड़ी बोली में अधिकता से प्रयुक्त खड़ी पाई जो पाई जाती थी उसको जोड़कर देखा है। कुछ लोगों ने इसकी ध्वन्यात्मकता का प्रभाव कर्कशता से भी लगाया हुआ कि इसमें कड़कपन है, कर्कशतापन है, इसलिए ये खड़ी है। तो आपने देखा कि खड़ी बोली के नामकरण को लेकर बड़ा विवाद रहा है और उन नामकरणों से आप परिचित हो गए होंगे कि क्यों है। कुछ लोगों ने इसे शुद्ध माना, इसका अर्थ निकाला, कुछ लोगों ने स्टैंडिंग खड़ी के अर्थ में अर्थ लगाया, कुछ लोगों ने कहा कि इसमें
खड़ी पाई पाई जाती है वो है, कुछ लोगों ने कहा कि ये बोलने में उतनी मधुर नहीं है जितनी कि ब्रज भाषा है, ये कर्कशा भाषा है, इसलिए इसको खड़ी बोली कहा गया। खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौर श्रेणी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। तो हमने इसका जिक्र पहले ही बता दिया। खड़ी बोली जब मैं कर रहा हूं तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी का संबंध सौरसेनी अपभ्रंश से था, लेकिन उसमें भी उत्तरी रूप से हुआ है। मान लीजिए यही सवाल पूछ लिया जाएगा कि खड़ी बोली का सौरसेनी अपभ्रंश के किस रूप से विकास हुआ है, तो उसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके लिए काफी कठिन हो जाएगा, लेकिन जो विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो तुरंत समझ जाएंगे कि हमने पढ़ा था कि खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौर श्रेणी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। ठीक, यहाँ पर मुझे एक चीज और याद आ रही है, जैसे आप देवनागरी पढ़ेंगे तो देवनागरी का विकास तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है, लेकिन कहा जाता है कि उत्तरी ब्राह्मी उत्तरी रूप से हुआ है, ठीक है ना, तो उसमें भी इसका डिवीजन किया गया है। तो कोरिलेट करके मैंने आपको बता दिया, आप इसकी सत्यता जब देवनागरी पढ़ेंगे तो वहां पर कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, तो बताया गया कि इसका क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, यानी देहरादून जो है पर्वतीय भाग भी है, पहाड़ी भाग भी है और मैदानी भाग है। तो इसका जो मैदानी भाग है वहां खड़ी बोली बोली जाती है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर तथा मुरादाबाद है। तो इन जिलों को बिल्कुल ध्यान में रखिए कि कहाँ खड़ी बोली बोली जाती है। अगर हम साहित्यिक दृष्टिकोण से देखें तो खड़ी बोली लोक साहित्य की दृष्टि से बहुत संपन्न है, और इसमें पवाड़ा, नाटक, लोक कथा, लोकगीत आदि पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। खड़ी बोली साहित्य के दृष्टिकोण से बहुत ही संपन्न बोली है। इसमें अलग अलग विधाओं में रचनाएं भी की गई हैं, और हम तो इसी विषय को, इसी बोली को पढ़ते ही हैं और बोलते भी हैं, तो इसके संपन्नता से हम भली भांति परिचित हैं। खड़ी बोली में हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी और दक्कनी का भी हल्का फुल्का प्रभाव दिखाई पड़ता है। एक सीमा तक खड़ी बोली पर आधारित है। खड़ी बोली पर ही जो हिंदी है, चाहे उर्दू है, चाहे हिंदुस्तानी है, चाहे दक्कनी, ये भी क्या है, आधारित है, जिन पर कि हमें आगे बातचीत करना है। और इसको अगर मैं जोड़ दूं तो यही हिंदी का विविध रूप है। जिस विविध रूप की चर्चा हम करते हैं, आपके दिमाग में अब तुरंत, जैसे कोई पूछेगा कि हिंदी के विविध रूपों के बारे में बताइए, तो आप दाएं बाएं नहीं झाकेंगे, बल्कि तुरंत बोल देंगे हिंदी है, उर्दू है, हिंदुस्तानी और दक्कनी। ये चार रूप मुख्य रूप से हिंदी या खड़ी बोली पर आधारित है। तो खड़ी बोली का हो गया। अब बात करते हैं हम ब्रज भाषा के ऊपर। ब्रज भाषा, जिसके बारे में मैंने बताया आपको कि एक जमाना था कि ब्रज भाषा का क्षेत्र बड़ा ही विस्तृत था, ठीक है, इसीलिए इसको उस जमाने में भाषा कहा गया। क्योंकि आप जानते हैं कि भाषा और बोली में अंतर होता है, और जैसे भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है तो जस्ट इसका उल्टा होगा कि बोली सीमित होती है, ठीक है। भाषा का व्याकरण है तो बोली का निर्धारित व्याकरण नहीं है। भाषा किसी भी देश या राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है तो बोली क्षेत्रीयता का प्रतिनिधित्व करती है। तो बहुत सारे अंतर हैं इसमें, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो ब्रज जो एक बोली है, लेकिन जिस जमाने की तरफ मैं संकेत कर रहा हूं कि पूरा भक्ति काल और रीति काल में जो भी साहित्य लिखा गया वो ब्रज भाषा के अंतर्गत ही लिखा गया, इसीलिए इसको भाषा यहाँ पर जोड़ दिया गया है। ब्रज का अर्थ क्या है, इसको लेकर भी अलग अलग अर्थ दिए गए हैं कि ब्रज का पुराना अर्थ पशुओं या गौओं का समूह या चरागाह है। तो ध्यान में आपको रखना है कि सवाल पूछ लिया जाए कि पशुओं या गौओं का समूह या चरागाह किस भाषा से जुड़ा हुआ है, तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि ये ब्रज भाषा है। पशुपालन के प्राधान्य के कारण यह क्षेत्र ब्रज कहलाया, और इसी आधार पर इसकी बोली ब्रज भाषा कहलाई। इसका विकास सौर श्रेणी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। जैसा कि आपने देखा कि खड़ी बोली का जो विकास हुआ वो उत्तरी रूप से हुआ था, लेकिन जो ब्रज भाषा है ये भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही आती है। तो इसका मतलब है कि सौर श्रेणी अपभ्रंश से जुड़ा होगा, लेकिन इसका विकास हुआ अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से। यही चीजें आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। अगर बहुत कठिन क्वेश्चन बनाया जा सकता है
तो इन्हीं रूपों को आधार बनाकर बनाया जा सकता है। बाकी तो चीजें आप अपने दिमाग में रखे ही होंगे। अब चलते हैं, देखते हैं कि ब्रज भाषा का क्षेत्र क्या क्या रहा है। ब्रज भाषा का क्षेत्र आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली तथा आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने वाली जो भी इलाके हैं वहां पर ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ज्यादातर आप देख रहे हैं कि यूपी के ही जिले हैं। ठीक है, तो ब्रज भाषा साहित्य और लोक साहित्य दोनों की दृष्टियों से ब्रज भाषा बहुत संपन्न रही है। तो इसका उल्लेख मैं बार बार कर रहा हूं कि भक्ति काल और रीति काल में पूरा था। और जो यहाँ पर मुख्य पॉइंट बताया गया कि हिंदी प्रदेश के बाहर भी भारत के अनेक क्षेत्रों में ब्रज भाषा में साहित्य रचना होती रही है, और एक इसी का रूप है जिसको कहा जाता है ब्रज बोली, जो कि पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। कारण यही था कि जो ब्रज भाषा थी वो हिंदी प्रदेश के बाहर भी अनेक क्षेत्रों में प्रचलित थी। इसके अगर साहित्यकारों की चर्चा करें, कवियों की चर्चा करें, तो सूरदास, तुलसीदास, नंददास, रहीम, रसखान, बिहारी, देव, रत्नाकर आदि इसके प्रमुख कवि हैं, लेखक हैं। और वर्तमान समय में तो बदलते हुए परिस्थितियों में आप देखेंगे कि हर भाषा डिजिटल हो गई है। हर भाषा में लोग कुछ न कुछ क्रिएटिव चीजें कर रहे हैं, सक्रियता में हैं। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि हर भाषा अपनी मजबूत कदम बढ़ा रही है, चारों तरफ फैल रही है। मतलब कि एक दूसरे से परिचित हो रहे हैं। आप YouTube से जुड़े हुए हैं तो सर्च करेंगे, तुरंत सभी भाषाएं आ ही जाएंगी। लेकिन ये उस समय की बात की जा रही है जो जब लिखित परंपरा थी और वाचिक परंपरा थी। ठीक है, अब जो तीसरी बोली है उसका नाम है हरियाणवी। यहाँ पर हरियाणी लिखा हुआ है, मैं हरियाणवी लिख देता हूं। और इसी का एक और नाम है बांगरू। इसके शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है, और 3 यहाँ पर व्युत्पत्तियां दी गई हैं जो कि किसी भी विकल्प के लिए काफी हैं। देखिए यहाँ पर हरियाणी शब्द कैसे बना हुआ है। पहला तथ्य दिया गया कि हरि और यान दोनों से मिलकर हरियाणा शब्द बना, यानी कि कृष्ण का यान इधर से ही द्वारका गया था। तो एक तथ्य ये है। दूसरा तथ्य है कि हरि और अरण्य यानी कि हरा वन। तो एक जमाना रहा होगा कि हरियाणा में बहुत हरे भरे वन रहे होंगे। हालांकि अब तो आधुनिकता और जो शहरीकरण है उसके कारण चारों तरफ बिल्डिंग्स ही दिखाई पड़ती हैं। तीसरा यहाँ पर तथ्य दिया गया अहिर और आना, यानी कि राजपूताना तेलंगाना की तरह ही अहिर और आना शब्द से जोड़कर हरियाणा बना। ठीक है, तो ये 3 तथ्य दिए गए हैं। आप इन तीनों तथ्यों से परिचित हो जाइए। आगे हम बात करें तो हरियाणवी का विकास उत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है। देख रहे हैं अंतर, हर बोली अपभ्रंश से तो बनी है और खासतौर से शौरसेनी अपभ्रंश से, लेकिन उसमें भी रूप अलग अलग हैं। इन्हीं रूपों को आप विशेष तौर पर ध्यान में रखिए। यही हो सकता है कि आज के लेक्चर्स का आपके लिए नया हो। हरियाणवी जो है खड़ी बोली अहिरवाटी, मारवाड़ी, पंजाबी से घिरी इस बोली को कुछ लोग खड़ी बोली का पंजाबी से प्रभावित रूप मानते हैं, और ये वही हरियाणवी है या हरियाणवी बोली है जिसको बोलते हुए यूपी, बिहार या फिर छत्तीसगढ़, झारखंड के लोग अपने को बहुत सुपर मानते हैं। उनको लगता है कि वो सही मायने में शहरी जीवन से प्रभावित हो चुके हैं, दिल्ली के आसपास में रहते हैं। जबकि आप अगर भाषा वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से देखें तो ये एक क्षेत्रीय बोली के रूप में है। ठीक है, तो किसी भी खासतौर से भाषा बोली से न बहुत दुराव रखना चाहिए, न बहुत उसे प्रभावित होना चाहिए। जो स्वाभाविक आप उसको ग्रहण करते हैं उसी हिसाब से रहना चाहिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है, हालांकि मैं भी दिल्ली में लगभग 10 वर्षों तक रहा, तो कई लोगों का यह मानना है कि मेरे ऊपर हरियाणवी या फिर दिल्ली के जो खरापन है, खड़ी बोली का प्रभाव है, वो उतना ज्यादा नहीं है। तो इसलिए नहीं है कि हमने संतुलन को ध्यान में रखा। मैं बहुत ज्यादा वहां पर किसी भी एरिया से अपनों को प्रभावित नहीं होने दिया। तो कहने का मतलब यही है कि जो हरियाणवी है उस पे एक तरह से आप देख रहे हैं कि राजस्थानी का भी हल्का फुल्का प्रभाव है, खासतौर से मारवाड़ी का और पंजाबी का, और खड़ी बोली का भी उस पर प्रभाव है। इसका क्षेत्र मोटे रूप से हरियाणा तथा दिल्ली का देहाती भाग है। यहाँ पर ध्यान में रखिए, जिस बोली को बोलकर हम अपने को मेट्रोपॉलिटन एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि ये
ये बोली कहाँ बोली जाती है? हरियाणा या दिल्ली का देहाती भाग जिधर होता है उधर ये बोली बोली जाती है, क्योंकि अब वो शहर हो चुका है तो देहात का कामा खत्म हो गया है। ठीक है। और मुझे याद है कि वहां पर एक मुनरिका गांव भी है। ठीक है, हालांकि दिल्ली में ही है लेकिन एक गांव इसमें लगा हुआ है। यानी कि कोई भी एरिया कब विकसित हो जाए ये कहा नहीं जा सकता है, किसी का भी दिन कभी भी आ सकता है। जैसे आप लोग अभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि बाद में आप जो मैं काम कर रहा हूँ इस तरीके से पढ़ाना भी शुरू करें, तो सबका समय निर्धारित है कब किसको क्या करना पड़ जाए। अगर हरियाणवी में लोक साहित्य की बात करें तो इसमें केवल लोक साहित्य ही लिखे गए हैं, साहित्यिक इसमें ज्यादातर रचनाएं नहीं की गई। लेकिन अब समय बदला हुआ है, हरियाणवी में भी धीरे धीरे रचनाएं हो रही हैं, और हरियाणवी गानों को तो आप लोग सुने ही होंगे और कई डांसर्स को भी जान रहे होंगे, और लगभग हर शादी विवाह और जहाँ भी खुशी का माहौल होता है वो गाने बजते ही हैं। तो बहुत तेजी से ये हरियाणवी जो बोली है ये अपना पांव पसार रही है, मतलब लोगों तक पहुंच रही है। साहित्य के दृष्टिकोण से इसमें लोक साहित्य लिखे गए, लेकिन कुछ अंश इसके मुद्रित भी हैं। अब तो धीरे धीरे रचनाएं हो रही हैं। ये तो मैं तथ्यात्मक रूप से आपको बता रहा हूं, लेकिन वर्तमान प्रासंगिकता के दृष्टिकोण से देखें तो आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं कि हर बोली भाषा का बहुत तेजी से डिजिटलीकरण हो रहा है और विकास हो रहा है, जिसमें कि भोजपुरी और हरियाणवी को तो सबसे आगे आप रख सकते हैं। धीरे धीरे मैंने देखा छत्तीसगढ़ी में भी बहुत सारे गाने बन रहे हैं, और जो भी लोकल है उत्तराखंड में आप जाएंगे तो वहाँ की भी गढ़वाली कुमाऊनी है। मेरी बात को आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, और उसी हिसाब से, क्योंकि आज का लेक्चर एक दृष्टिकोण से और महत्वपूर्ण है कि जो भी विद्यार्थी थोड़ा घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के होंगे तो वो ज्यादा इस लेक्चर को अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं अगर हिमाचल में गया था तो वहां पर कौन बोली बोली जाती है, उत्तराखंड में गया तो वहां पर कौन बोली बोली जाती है, या फिर बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, राजस्थान में, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो जब आप इसको जोड़कर पढ़ेंगे तो हमारा जो हमारा जो प्रयोगशाला है वो तो हमारे हिंदी प्रदेश है। ठीक है ना, किताबों में हर सारी चीजें पढ़ तो सकते हैं, लेकिन समझने के लिए आप लोग उसका जरूर प्रयोग करें अगर आप ज्यादा घूमते फिरते हैं इधर उधर तो हरियाणवी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बुंदेली के ऊपर। बुंदेली जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पर जब मैं आप लोगों के लिए नोट्स बना रहा था, और जैसा कि आप जानते हैं कि मेहनत से ही नोट्स बनाता हूँ और एक से अधिक बार पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आप जो देख रहे हैं अंडरलाइन, ये ऐसा कुछ नहीं है, मैं पढ़ता हूँ जो इंपॉर्टेंट लगता है, और ये सब हाईलाइट करना ये कम मेहनत की बात नहीं है। लेकिन जो मैं महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ कि दो बोलियों को मैंने देखा और जिनको मैं बार बार एक सिस्टर की तरह ही देख रहा हूँ, कि बुंदेली और बघेली, इनके विकास में राजपूतों का उल्लेख किया गया था। हालांकि पढ़ने के लिए मैं बोधोनी से पढ़ रहा हूँ, लेकिन इस शब्द पे आज मैं जोर दिया। यानी कि हिंदी पट्टी में कुछ भाषाओं के विकास में जो राजपूत शासक थे उनका भी रोल रहा है। ठीक है ना, थोड़ा सा आप सब इसको देखने का प्रयास कीजिए। बुंदेली जो है, बुंदेले राजपूतों के कारण मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा के झांसी, छतरपुर, सागर आदि तथा आसपास के भाग को बुंदेलखंड कहते हैं। बुंदेलखंड में आप देखेंगे कि ये सब जिले आ जाते हैं, झांसी, छतरपुर, बांदा, सागर। ठीक है, और वहीं की बोली को बुंदेली या बुंदेलखंडी भी कहा जाता है। लेकिन इसका संबंध किससे है? बुंदेले राजपूतों से। जैसे ही मैंने बुंदेले राजपूतों का नाम लिया तुरंत आपके दिमाग में झांसी की रानी का नाम आ गया होगा, कि जो भी है कि बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये वही बुंदेली है जहां पर बुंदेले राजपूत अपना शासन करते थे। अगर इसके क्षेत्र की बात करें तो बुंदेली झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद के आसपास में बोली जाती है। तो झांसी का तो मैंने बता दिया, रानी लक्ष्मीबाई का। जालौन, हमीरपुर, आप देख रहे हैं कि इसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के क्षेत्र में शामिल है। तो हो सकता है घुमाकर सवाल कभी पूछा जा सके कि निम्नलिखित में से कौन ऐसी बोली है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों की सीमा रेखाओं से जुड़ी हुई है। तो अब इसके लिए आपको सैकड़ों प्रैक्टिस सेट आप कर लेंगे, लेकिन इस लेक्चर के माध्यम से तुरंत आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि अब मुझे ज्यादा बहुत नहीं इधर उधर करना है, तुरंत बुंदेली बता देंगे आप। अच्छा, यहाँ पर एक नाम दिया गया ओरछा। आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं कि एक कवि का संबंध है ओरछा से। कौन कवि है? आप जरूर इसको कमेंट्स कीजिए।
अगर बुंदेली के विकास के बारे में बात करें तो पश्चिमी हिंदी की ये तो बोली है, तो इसका मतलब है कि शौसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। बुंदेली में लोक साहित्य काफी है, जिसमें ईसुरी के फाग, बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य ये है, पूछा जाता है कि ईसुरी के फाग का संबंध किस बोली से है, तो बुंदेली से। ठीक है ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपने देखा होगा तो ये सवाल जरूर पूछा गया है। कहा जाता है कि हिंदी प्रदेश की प्रसिद्ध लोक गाथा आल्हा, यानी कि जो परमाल रासो है आल्हा उदल की कहानी, वो बुंदेली से ही रिलेटेड है। और कहा जाता है कि मूलतः बुंदेली की एक उपबोली बनाफरी में लिखी गई है। पूछा भी जाता है कि बनाफरी का संबंध किस बोली से है, तो ये वाला जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉइंट तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उसमें भी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जब नोटबुक पढ़ते हैं तो कई जगह पर आप इंपॉर्टेंट लिखते हैं, कई जगह पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई जगहों पे आप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लिख देते हैं। तो ये है कि अपने को किस पर कम ध्यान देना है, किस पर ज्यादा ध्यान देना है, किस पे खूब ज्यादा ध्यान देना है, तो वही है प्रोसेस यहाँ पर। ईसुरी के फाग का जब भी बात आएगी तो आप तुरंत बुंदेली बता देंगे। आल्हा का संबंध बुंदेली, बनाफरी का संबंध बुंदेली। हाल फिलहाल में एक लेखिका है, काफी फेमस लेखिका है, मैत्रेयी पुष्पा, उनका भी संबंध इसी इलाके से रहा है। और उनकी एक रचना में ईसुरी इत्यादि का नाम भी आता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो भी तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा। तो बुंदेली कवर हो गया आपका कि कैसे हमें इसको देखना है। अब बात करते हैं कन्नौजी के ऊपर। कन्नौजी पर बहुत ज्यादा जोर हमें नहीं देना है, सीधे सीधे नाम से ही पता चल रहा है कि कन्नौज, जिसको कि संस्कृत में कान्यकुब्ज कहते हैं, इस बोली का केंद्र है, यानी कन्नौज में ही ये बोली बोली जाती है। कन्नौज एक खास पदार्थ के लिए फेमस है, जो कि एक तरीके से परफ्यूम कहा जा सकता है। ठीक है, इसको जोड़कर भी आप याद कर सकते हैं। और कन्नौजी जो कन्नौज में ही बोली जाती है। कन्नौज से एक शासक का भी संबंध रहा है। जब आप पृथ्वीराज रासो इत्यादि पढ़ेंगे तो जयचंद का नाम आपने सुना होगा, ये उधर ही कराने वाला था। इसका क्षेत्र आप अगर देखें तो इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत आदि में ये कन्नौजी बोली जाती है। मुख्य केंद्र तो कन्नौज है, लेकिन मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि जो बोली या भाषा होती है वो माला की तरह होती है, जैसे पुष्प जो फूल होते हैं एक दूसरे से गुथे होते हैं, वैसे ये भी होता है। ठीक है, कन्नौजी जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है, वो इसका विकास शौसेनी अपभ्रंश से होगा। यह ब्रज भाषा से इतनी अधिक समान है कि कुछ लोग इसे ब्रज भाषा की ये उपबोली मानते हैं। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली ब्रज भाषा से समानता रखती है। जैसे जब आप अवधी पढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ी या फिर बघेली जो है वो अवधी से मिक्स करके रहती है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रज भाषा से समानता रखने वाली भाषा जो है कन्नौजी है। और कई लोग तो ब्रज भाषा की ही एक उपबोली के रूप में देखते हैं। इसका मतलब कि स्वतंत्र जो अस्तित्व है उसको भी खत्म करके बोली न मानकर ब्रज भाषा की उपबोली मानते हैं। तो इसको आप विशेष तौर पर ध्यान में रखिए कि कन्नौजी का संबंध कहीं न कहीं ब्रज भाषा से भी है। कन्नौजी में केवल लोक साहित्य मिलता है, कुछ अंश इसके प्रकाशित भी हो चुके हैं। अब धीरे धीरे लोग इसमें लिखना शुरू कर दिए होंगे, तो अभी उसका कुछ मतलब यहाँ पर जिक्र नहीं हो पाएगा। अब हम बात करते हैं जो अगली बोली है, उसका नाम है अवधी। ये वही अवधी है जो कि एक जमाने में ब्रज भाषा के समानांतर विकसित हो रही थी। ठीक है, और खासतौर से भक्ति काल में जो सूफी काव्य हैं उस समय, और ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जो कि ब्रज भाषा और अवधी दोनों पर समान अधिकार रखा करते थे, तो ये वही अवधी है। इस बोली का केंद्र अयोध्या है। ठीक है, अवधी का केंद्र कहाँ है? अयोध्या है। अयोध्या का ही विकसित रूप अवध है, जिससे अवधी शब्द बना है। अवधी शब्द कैसे बना है? अवध नाम पर बना हुआ है। इसके उद्भव के संबंध में विवाद है। अधिकांश विद्वान इसका संबंध अर्धमागधी अपभ्रंश से मानते हैं, किंतु कुछ लोग इसे पाली की समानता के आधार पर इस मत को नहीं मानते हैं। एक चीज आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि अयोध्या का एक दूसरा नाम है साकेत। और जैसे ही मैंने साकेत कहा तो इसके कवि का नाम, इसमें कितने सर्ग हैं, कब प्रकाशित हुआ है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में कौध गई होंगी, क्योंकि बहुत दिनों से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। और जब साकेत की चर्चा होती है तो कहा जाता है कि ये पाली का शब्द है। यही मैं बताने के लिए आपको यहाँ तक खींच कर ले आया। ठीक है, तो अवधि जो है इसमें कहीं कहीं पाली की समानता को भी लोग देखते हैं, और
मानना है कि जो अर्धमागधी अपभ्रंश से इसका संबंध मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इसका जो संबंध है इसको पाली से भी जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं, इसका खंडन कर देते हैं अर्धमागधी का। अच्छा, अब तक जो मैं बातचीत कर रहा था वो सब पश्चिमी हिंदी थी, अब यहाँ पर अवधि से शुरू हो गई पूर्वी हिंदी। तो आपके दिमाग में तुरंत एक नया स्लाइड आना चाहिए कि अर्धमागधी। ठीक है, अभी तक शौर श्रेणी हम कह रहे थे, लेकिन अब आपके दिमाग में अर्धमागधी अपभ्रंश आ जाना चाहिए और बाकी सारे पॉइंट आ गए होंगे। अवधि का क्षेत्र कहाँ है, किस एरिया में बोली जाती है? तो पहला तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, फिर इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्जापुर। अंशतः मिर्जापुर में भी पूरे इलाके में अवधि नहीं बोली जाती है, लेकिन कई जगहों पर इसका मिश्रण दिखता है। उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी। तो कहने का मतलब ये है कि जो यूपी के कई ऐसे जिले हैं जहां पर अवधि बोली जाती है, खासतौर से विशुद्ध तरीके से ये पूरे उत्तर प्रदेश के इन 10-12 जिलों में बोली जाती है। अवधि में साहित्य तथा लोक साहित्य दोनों पर्याप्त मात्रा में है और इसके प्रमाण के तौर पर 2 महाकाव्यों का नाम तो आपके दिमाग में आना ही चाहिए, बिल्कुल, पद्मावत और रामचरितमानस। ये दोनों एक तरीके से अवधि के संपन्नता को दर्शाते हैं। इसके प्रसिद्ध कवियों के बारे में बात करें तो मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जयसी, तुलसीदास, उस्मान और सबल सिंह का नाम लिया जा सकता है। तो ये तो अवधि रहा। ठीक है, तो अवधि के बारे में समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम बघेली के बारे में। बघेली की पहले हमने बुंदेली की चर्चा की, वहां पर भी राजपूतों की बात आई हुई थी और यहाँ पर देखिए एक बार फिर से आ गई बघेली। बघेले राजपूतों के आधार पर रीवा तथा आसपास का इलाका बघेलखंड कहलाता है और वहां की बोली को बघेलखंडी या बघेली कहते हैं। तो जब भी बघेले की बात आ गई तो रीवा एक जिला है मध्य प्रदेश में, उसको आपको दिमाग में रखना है। बघेली का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश के ही एक क्षेत्रीय रूप में हुआ है। यानी अर्धमागधी जब मैं कर रहा हूं तो तुरंत आपके दिमाग में पूर्वी हिंदी आना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को धीरे धीरे याद होना शुरू हो गया होगा। अगर हम भाषा वैज्ञानिक स्तर पर अवधि को देखें तो मतलब बघेली को देखें तो यह अवधि की ही एक उपबोली प्रतीत होती है। इसे दक्षिणी अवधि भी कह सकते हैं। तो मान लीजिए कभी सवाल आ जाए कि निम्नलिखित में से दक्षिणी अवधि किसे कहते हैं, तो उसमें बघेली ऑप्शन में रहेगी, तुरंत आप सही जवाब बता देंगे। वैसे आप जानते हैं कि पूर्वी हिंदी में 3 ही बोलियां हैं, ए बी सी, तो इसमें से तुरंत, लेकिन बहुत सारे हो सकता है विद्यार्थी छत्तीसगढ़ी को भी लगा दें, लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है कि दक्षिणी अवधि के रूप में बघेली को हम मानते हैं। बघेली का क्षेत्र रीवा जैसा बताया गया, फिर इसके बाद है नागौर, शहडोल, एक रेलवे स्टेशन भी है, जब मैं छत्तीसगढ़ जाया करता था तो शहडोल पड़ता था। सतना सीमेंट फैक्ट्री के लिए जाना जाता है। मैहर, ये भी एक जिला है, यहाँ पर देवी भी है कोई, और आसपास का क्षेत्र बघेलखंडी या फिर बघेली बोली के लिए जाना जाता है। बघेली में केवल लोक साहित्य लिखे गए हैं। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है, बार बार मैं कह रहा हूँ कि समय बदल गया है, तो बहुत सारी जो बोलियां हैं, भाषाएं हैं, वो डिजिटल के दौर में अब धीरे धीरे लोग इसमें कॉमेडी और बहुत सारे गाने ये सब प्रस्तुत करना शुरू कर चुके हैं। बघेली समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ी के ऊपर। छत्तीसगढ़ी मुख्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ होने के कारण इसका नाम छत्तीसगढ़ी पड़ा। अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से इसका विकास हुआ है। ये अंतर आपको देखना है कि दक्षिणी अवधि के रूप में तो बघेली है, लेकिन अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से किसका विकास हुआ, तो वह छत्तीसगढ़ी का। इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ है? सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर, इसको राजनंदगांव भी आप कह सकते हैं। छत्तीसगढ़ी में भी लोक साहित्य मौजूद है और धीरे धीरे इसमें भी साहित्य ज्यादातर लिखा जाना शुरू हो गया है और इसमें भी गाने इत्यादि खूब इस समय चल रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ी को आप ध्यान में रख लिए होंगे कौन कौन से जिले हैं। अब बात करते हैं पश्चिमी राजस्थानी के ऊपर। पश्चिमी राजस्थानी का यह रूप पश्चिमी राजस्थान यानी कि जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़,
सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर आदि में बोला जाता है। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान इलाके के होंगे वो तो तुरंत अपने दिमाग में ये जिलों को तुरंत बैठा लें, और क्योंकि क्षेत्रीयता का उनको लाभ मिलना चाहिए कि पश्चिमी राजस्थानी, लेकिन ब्रैकेट में आप तुरंत इसको मारवाड़ी भी ध्यान में रखिए। पश्चिमी राजस्थानी को हम मारवाड़ी भी कहते हैं। शौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। मारवाड़ी में साहित्य तथा लोक साहित्य दोनों पर्याप्त मात्रा में है। मीरा के पद इसी भाषा में है। ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि मीरा बाई जिनके पद हैं वो मारवाड़ी राजस्थानी में लिखे गए हैं। ठीक है, अपभ्रंश का बीच में पुट है, लेकिन मारवाड़ी को आपको ध्यान में रखना है, मारवाड़ी फॉर मीरा, इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब उत्तरी राजस्थानी के बारे में बात करें तो इसका क्षेत्र अलवर, गुड़गांव, भरतपुर। तो ये ऐसा इलाका है जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से से जुड़े हुए हैं। अलवर, गुड़गांव, भरतपुर, उत्तरी राजस्थानी। लेकिन इसमें एक बोली है जिसका नाम है मेवाती। इसका संबंध है मेओ जाति से। मेओ जाति के इलाके में मेवात के नाम पर उत्तरी राजस्थानी को मेवाती भी कहा जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है। इसकी एक मिश्रित बोली है अहिरवाटी, जो गुड़गांव, दिल्ली और करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती है। इस पर हरियाणवी का बहुत प्रभाव है। तो मैंने कहा कि बॉर्डर पे है तो एक दूसरे को बॉर्डर प्रभावित भी करते हैं। मेवाती में केवल लोक साहित्य लिखा गया है। उत्तरी राजस्थानी का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो 2 हो गया। अब तीसरी जो राजस्थानी है उसका नाम है पूर्वी राजस्थानी। राजस्थान के पूर्वी भाग में जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ आदि में ये बोली बोली जाती है। इसकी प्रतिनिधि बोली जयपुरी है, जिसका केंद्र जयपुर है, जो कि राजस्थान की राजधानी भी है। जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र का नाम ढूंढाड़ है। तो जैसे भोजपुरी को हम भोजपुर इलाके के नाम पर भोजपुरी कहते हैं, वैसे ही ढूंढाड़ी को ढूंढाड़ नामक जो क्षेत्र है वहां पर बोली जाती है, इसलिए इसको ढूंढाड़ी कहा जाता है। लेकिन आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से यह ध्यान में रखना है कि ढूंढाड़ी का संबंध किससे है? जयपुरी से। यही सवाल सब घुमा फिरा कर पूछा जाता है। इसका भी विकास देखा जाए तो शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली में केवल लोक साहित्य ही लिखे गए हैं। अब है दक्षिणी राजस्थानी। दक्षिणी राजस्थानी नाम से ही पता चल रहा है कि राजस्थान के दक्षिणी इलाके में, तो इसका मतलब है कि कुछ मध्य प्रदेश के इलाके भी शामिल होंगे, जिसमें है इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद तथा इसके आसपास के क्षेत्र। इसकी प्रतिनिधि बोली है मालवी। ठीक है, मालवी को आपको ध्यान में रखना है, जिसका क्षेत्र है मालवा। शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली में कुछ साहित्य तथा पर्याप्त लोक साहित्य मौजूद है। अब हम बात करते हैं पश्चिमी पहाड़ी हिंदी के बारे में। पश्चिमी पहाड़ी हिंदी आपको दिमाग में रखना है उत्तराखंड को, जिसमें कुछ जिले हैं। उत्तराखंड के साथ साथ कुछ हिमाचल प्रदेश के भी जिले आएंगे क्योंकि बॉर्डर में है। तो जौनसार, सिरमौर, शिमला, मंडी, चंबा इत्यादि में जो बोली जाती है बोली वो पहाड़ी हिंदी के तौर पर जानी जाती है। इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है और इसमें केवल लोक साहित्य लिखे गए हैं। अब बात करते हैं हम मध्यवर्ती पहाड़ी हिंदी के बारे में, जिसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। इसका क्षेत्र है गढ़वाल, कुमायूं और आसपास का इलाका। वास्तव में गढ़वाली और कुमायूनी इन 2 बोलियों का ही सामूहिक नाम है मध्यवर्ती पहाड़ी हिंदी। तो गढ़वाली और कुमायूनी को विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखना है। इन बोलियों में लोक साहित्य तो पर्याप्त मात्रा में है, कुछ साहित्य भी लिखे गए हैं। तो ये हो गया पहाड़ी हिंदी। अब हम बात करते हैं बिहारी हिंदी के बारे में, जिसमें कि हिंदी आ गई जो बोली है वो है भोजपुरी। बिहार के शाहाबाद जिले के भोजपुर गांव के नाम पर इस बोली का नाम भोजपुरी पड़ा है। मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से विकसित इस बोली का क्षेत्र बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहाबाद, चंपारण, सारण और आसपास के इलाके हैं। तो भोजपुरी का विकास किससे हुआ? मागधी अपभ्रंश से। यह आपको ध्यान में रखना है, यानी कि ये बिहारी हिंदी के बारे में हम बात कर रहे हैं। और मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से, क्योंकि जो बिहारी हिंदी है उसका जो पश्चिमी छोर है ये भोजपुरी का, तो इसीलिए इसको पश्चिमी रूप कहा गया है। इसमें जिले कौन कौन से आ गए हमने बता दिया।
यानी कि कुछ बिहार के इसमें जिले हैं पश्चिमी हिस्से के, और कुछ उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से के ये हैं। इसी को हम बोलते हैं पूर्वांचल, ठीक है ना। तो ये इलाका है पूरा। अब हिंदी प्रदेश की बोलियों में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है, और भोजपुरी की बोलने वालों की संख्या तो अधिक है ही, इसमें खूब गाने भी लिखे जाते हैं जिसपे कि अश्लीलता का आरोप लगाया जाता है। कुछ गाने अच्छे भी हैं, कुछ गाने बहुत ही घटिया स्तर के भी लिखे गए हैं। फिर भी दोनों तरीके के लोग हैं इसको देखने सुनने वाले, और इस गाने के बिना बजे हुए किसी की शादी इत्यादि होना भी नामुमकिन ही माना जाता है। एक हरियाणवी हो गई और दूसरी भोजपुरी, तो इसलिए भी भोजपुरी को जाना जाता है। मुझे याद है कि एक बार जेएनयू में भारत के अलग अलग राज्यों का कल्चरल प्रोग्राम हो रहा था, तो बांग्ला वाले अपना बंगाली में कर रहे थे, पंजाब वाले पंजाबी में, और साउथ के जितने भी राज्य हैं सब कर रहे थे। लेकिन यूपी बिहार के कोई ऐसे कल्चरल प्रोग्राम में हिस्सेदारी नहीं थी, लेकिन वहां पर बैठे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। तो उसमें से कुछ बच्चों ने बहुत जोर से आवाज लगाई कि हम लोगों का कल्चरल प्रोग्राम कब होगा। तो इसके लिए एक गाना बजा गया, जब लगावे लो लिपस्टिक वाला गाना। और इसके बाद सारे बच्चे वहां पर जो भी यूपी बिहार के बच्चे थे और उनसे जो प्रभावित लोग हैं, ये मैं नहीं कहूंगा खाली यूपी बिहार के ही लोग थे, बल्कि उनसे जो प्रभावित लोग थे वो भी अपना शर्ट इत्यादि निकाल के खूब लहराना शुरू किए। और ये गाना मुझे याद है, मैं भी उसमें उपस्थित था, लेकिन शर्ट नहीं लहरा रहा था। लेकिन मुझे याद है कि ये मुश्किल से 10 सेकंड चला होगा, इसके बाद बंद कर दिया गया, क्योंकि इन लोगों के मन की बात को रखा गया था बस। लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि भोजपुरी बोलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, और ये भोजपुरी केवल यूपी बिहार के आसपास के इलाकों में ही नहीं बोली जाती है, बल्कि आप देखेंगे कि नेपाल, मॉरिशस तक इसकी पहुंच हो गई है। फिजी और अन्य भी देश हैं, वहां पर ये बोली बोली जाती है। कारण ये है कि यहाँ के लोग पलायन करके या फिर जाकर वहां पर मजदूरी इत्यादि करते थे और फिर बस भी गए। खासतौर से आप देखेंगे जो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, आप कहीं ना कहीं अगर बहुत हम अंदर घुस कर जाएं तो उनका कोई न कोई जड़ आपको इस एरिया से मिल जाएगा। कहने का मतलब यही है। और एक सवाल इससे और आता है कि क्या इसको 8वीं अनुसूची में रखा गया है, तो आपको तुरंत बताना है कि नहीं रखा गया है। कई बार प्रयास किया गया लेकिन रखा नहीं गया। भोजपुरी में मुख्यतः लोक साहित्य मिलता है, शिष्ट साहित्य कम मिलता है। और भोजपुरी की जब भी बात की जाएगी तो उसमें भिखारी ठाकुर का नाम आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद एक नाम और है महेंद्र मिसिर, ठीक है। इन लोगों का नाम आप रख सकते हैं यार, कभी कभार पूछा जा सकता है, नहीं तो नहीं भी पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त भारतेंदु, प्रेमचंद, प्रसाद, यहाँ तक कि एक वीडियो लेक्चर में लेकर आऊंगा कबीर ग्रंथावली के ऊपर, तो उसमें कबीर ने अपनी बोली को भोजपुरी बताया है, ठीक है, जिस पर काफी विवाद है, पंचमेल खिचड़ी इत्यादि कहा जाता है। लेकिन कबीर ने कहा कि उनकी जो बोली है भोजपुरी बनारसी भोजपुरी है। तो इसको ध्यान में आप रख सकते हैं। बाकी भोजपुरी में गाने इत्यादि की तो मैंने बात कर ही ली। अब बात करते हैं मगही के ऊपर। मगही, क्योंकि संस्कृत मगध से विकसित शब्द मगह पर इसका नाम आधारित है। मागधी अपभ्रंश से विकसित यह बोली पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर के इलाकों में बोली जाती है। इसमें लोक साहित्य काफी है, कुछ ललित साहित्य भी इसमें लिखे गए हैं। अब बात करते हैं हम मैथिली के ऊपर। मैथिली, जैसे मैंने चर्चा की, तुरंत आपके दिमाग में विद्यापति जी का नाम आ गया होगा। मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से विकसित यह बोली हिंदी और बांग्ला दोनों की संधि के रूप में जानी जाती है, इसीलिए इसको मैथिली कहा गया। और ये मिथिला में, मिथिला का जो इलाका है मिथिलांचल, वर्तमान में आप देखेंगे इसका भी एक नाम है मिथिलांचल, उसी एरिया में बोली जाती है, जिसमें दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और मुंगेर आदि का नाम लिया जा सकता है। ये सब जिले हैं। लोक साहित्य की दृष्टि से मैथिली बहुत संपन्न है, साथ ही इसमें साहित्य रचना अत्यंत प्राचीन काल से होती चली आई है। विद्यापति का नाम आप ले सकते हैं, जिनकी रचना पदावली जो कि मैथिली में ही लिखी गई है। इनके अतिरिक्त गोविंद दास, रणजीत लाल, हरिमोहन झा इत्यादि भी मैथिली के अच्छे साहित्यकार हैं। और आप देखेंगे कि बिहार में मैथिली के प्रोफेसर भी नियुक्त होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले वैकेंसी आती है तो मैथिली वालों को ही नियुक्त किया जाता है, इसके बाद धीरे धीरे अन्य विषयों की शुरुआत होती है। तो ये तो पूरी बोलियों के बारे में हमने चर्चा कर ली, उपभाषाओं के बारे में चर्चा की। आपके सिलेबस में कुछ और पॉइंट दिए गए थे हिंदी के विविध रूप, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। आप लोग उम्मीद है कि धैर्य बनाकर अभी देख रहे होंगे।
हिंदी के विविध रूपों में बात करेंगे तो हिंदी, हिंदुई, हिंदुस्तानी, उर्दू और दक्कनी की चर्चा हम करेंगे। बात करते हैं कि खड़ी बोली नाम का एक प्रयोग साहित्यिक हिंदी के रूप में हुआ, जिसमें कि हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी आदि की आधार भाषा आज की साहित्यिक हिंदी भाषा के लिए प्रयुक्त होता है। वास्तव में आज हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी नामों का प्रयोग जिन भाषा रूपों के लिए होता है, व्याकरणिक स्तर पर वे प्रायः एक ही हैं। उनकी आधार पर भाषा व मिश्रित बोली है, जो मूलतः कौरवी, पंजाबी, ब्रज आदि के योग से बनी होगी। आज इस खड़ी बोली में जब बोलचाल के शब्दों यानी आधारभूत शब्दावली, बहुप्रचलित तद्भव शब्द, सरल बहुप्रचलित संस्कृत शब्द तथा सरल बहुप्रचलित अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का प्रयोग होता है, तो उसे बोलचाल की हिंदी या हिंदुस्तानी कहते हैं। उन शब्दों के साथ हो जब संस्कृत के अल्प प्रचलित यानी कठिन तत्सम शब्दों का भी काफी प्रयोग होता है, तो उसे हम हिंदी या साहित्यिक हिंदी कहते हैं। तो हिंदुस्तानी में आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं अरबी, फारसी और तुर्की शब्दों का मेल होता है, या फिर वो तद्भव प्रधान होते हैं। लेकिन जब यही तत्सम शब्दों से जुड़ जाते हैं तो साहित्यिक हिंदी के रूप में प्रचलित हो जाते हैं। और जब उन शब्दों के साथ अरबी, फारसी, तुर्की के अल्प प्रचलित यानी कठिन शब्दों का प्रयोग होने लगता है, तो उसे उर्दू कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान में आप रखिए, उर्दू, साहित्यिक हिंदी और हिंदुस्तानी, ये तीन शैलियां जो हैं खड़ी बोली की ही ये तीन शैलियां मानी जाती हैं। अगर हम बात करें तो खड़ी बोली की तीन शैलियां कौन कौन सी हैं? हिंदुस्तानी, हिंदी और उर्दू। और तीनों के बारे में बता दिया है कि जब अरबी, फारसी या फिर तद्भव शब्दों का यूज किया जाता है तो हिंदुस्तानी, जब संस्कृत के कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो साहित्यिक हिंदी, और जब अरबी, फारसी के कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उर्दू। तो इन तीनों अंतरों को बिल्कुल ध्यान में रखिए। अब बात करते हैं कि एक शब्द बना है हिंदवी। हिंदवी शब्द कैसे बना हुआ है? हिंदी, हिंदुई या हिंदवी का प्रयोग प्राचीन हिंदी के लिए काफी पहले से मिलता है। 13वीं सदी में औफी और अमीर खुसरो ने इसका प्रयोग किया है। सवाल पूछा जा सकता है कि हिंदवी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है और कब हुआ था? तो 13वीं सदी में औफी नाम के कवि थे और अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो की रचना है खालिक बारी। इसमें उन्होंने हिंदी और हिंदवी दोनों शब्दों का प्रयोग एक ही भाषा के लिए किया हुआ है। लेकिन अंतर देखने में ये आया कि हिंदी का प्रयोग केवल 5 बार हुआ है। ये भी सवाल पूछा जा चुका है कि खालिक बारी में अमीर खुसरो ने हिंदी का प्रयोग कितनी बार किया? 5 बार। लेकिन हिंदवी का प्रयोग कितनी बार किया है? वो 30 बार किया है। ये बड़ा अंतर है यहाँ पर। तो इसको आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में कि हिंदवी का प्रयोग 30 बार किया गया और हिंदी का प्रयोग 5 बार। तुलना में हिंदवी नाम ज्यादा प्रचलित था। धीरे धीरे हिंदवी नाम उस भाषा के लिए सीमित हो गया जिसमें संस्कृत के शब्द अपेक्षाकृत अधिक थे, और हिंदुस्तानी उस भाषा को कहने लगे जिसमें अरबी, फारसी के शब्द ज्यादा थे। गारसा दत्तासी के इतिहास में तुरंत जैसे मैंने नाम लिया, गारसा दत्तासी का इतिहास आपके दिमाग में आ गया होगा, इस्तवार दला हिंदुई हिंदुस्तानी। ठीक है, तो इसमें हिंदुई का नाम लिया गया है और हिंदुस्तानी का नाम लिया गया है, इसी अर्थ में लिया गया है। और आपने पढ़ा भी होगा कि जो गारसा दत्तासी थे इतिहास लिखा, तो इसमें मात्र 73 हिंदी कवियों का और 738 जो थे उर्दू के कवियों को शामिल किया था। ये सारे तथ्य आप पहले से भी जानते होंगे। अब हम बात करें कि जो हिंदवी है, दक्कनी या दक्कनी, उसके पहले के उत्तर भारत के जो मसूद खुसरो या शकरगंजी आदि के साहित्य की भाषा के लिए हिंदुई या हिंदवी नाम प्रयोग करते हैं। हिंदुस्तानी शब्द कैसे बना, इसको लेकर भी विद्वानों में मतभेद है। ग्रियर्सन धीरेन्द्र वर्मा का नाम इसमें आता है। इन्होंने कहा कि यह नाम अंग्रेजों का दिया हुआ है, लेकिन वास्तविक रूप में देखें तो तुझके बाबरी में भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये भी ध्यान में आप रख सकते हैं कि हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है? तुझके बाबरी में हुआ है। प्रारंभ में यह शब्द हिंदी या हिंदवी का समानार्थी था, लेकिन आगे चलकर इसका वह अर्थ हो गया जो आज उर्दू का है, यानी हिंदी का वह रूप जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है। अब उर्दू क्या है? सवाल पूछा जाता है कि उर्दू शब्द मूलतः तुर्की भाषा का है और इसका अर्थ है शाही शिविर या खेमा। ठीक है, या इसको कई बार कहा जाता है सेना का छावनी या फिर पड़ाव। यहाँ पर लिखा है तुर्कों के साथ ही यह शब्द भारत में आया और इसका यहाँ प्रारंभिक अर्थ खेमा या फौजी पड़ाव था, जहाँ पर
कैंप लगता था, उसी से उर्दू शब्द का अर्थ निकाला जाता है। इस अर्थ में उत्तरी भारत के अनेक नगरों में उर्दू बाजार यानी फौजी पड़ाव का बाजार नाम आज भी प्रचलित दिखाई पड़ता है। मुगल बादशाह के इन फौजी पड़ावों में धीरे धीरे पूर्वी पंजाबी, हरियाणवी, कौरवी और ब्रज भाषा मिश्रित एक ऐसी बोली विकसित हुई जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की के शब्द काफी थे। बोलियों का मिश्रण स्थानीय प्रभाव तथा इन खेमों के सिपाहियों के कारण था। तो तुर्की शब्द मुगलों की अपनी भाषा तुर्की और उनकी दरबारी भाषा फारसी के कारण थे। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला बनवाया, यह भी एक प्रकार से उर्दू यानी शाही और फौजी पड़ाव था, लेकिन बहुत बड़ा था, अतः इसे उर्दू न कहकर उर्दू ए मुअल्ला कहा गया तथा यहाँ बोली जाने वाली भाषा जबान ये उर्दू ए मुअल्ला यानी श्रेष्ठ शाही पड़ाव की भाषा कहलाई। भाषा विशेष के अर्थ में उर्दू शब्द इस जबान ये उर्दू ए मुअल्ला का संक्षेप है। तो उर्दू का अगर पूरा नाम आपको बताना होगा तो ये है जबाने ये उर्दू ए मुअल्ला। तो इतना बोलेंगे तो व्यक्ति लड़खड़ा जाएगा, इसलिए इसका शॉर्ट नेम, संक्षिप्त नाम हो गया उर्दू। आप किसी से पूछिएगा जो उर्दू पढ़ता है कि उसका पूरा नाम बताओ, तो देखते हैं आप बता पाता है कि नहीं, ठीक है, लेकिन आप लोग उम्मीद है कि बता देंगे। आगे है कि इसे ज्यादातर हिंदी या रेख्ता मिश्रित भाषा भी कहते हैं। इसके साथ ही इसे हिंदुस्तानी नाम से भी पुकारा गया है। 1850 ईस्वी तक आते आते इस भाषा के लिए जितने भी नाम प्रचलित थे सब बंद हो गए और केवल उर्दू नाम चलने लगा। हिंदवी के मुख्यतः दो रूप प्राचीन काल से आ रहे थे, एक तो बोली के रूप में जो ब्रज अवधि आदि का था, और दूसरा एक प्रकार से मिश्रित रूप था जो किसी क्षेत्र से संबद्ध न होकर पूरे हिंदी प्रदेश में उभर रहा था। गोरखनाथ, खुसरो, कबीर आदि में इसके प्रारंभिक रूप मिलते हैं। ठीक है, अब आपके सिलेबस में एक बोली थी जिसका नाम था दक्कनी। ये दक्कनी क्या है, इसका भी ऐतिहासिक महत्व रहा है। दक्कनी हिंदी को हिंदवी भी कहा जाता है। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने सन 1327 ईस्वी में दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी अपनी राजधानी स्थानांतरित की तो बहुत सारी हिंदी भाषी जनता भी उसके साथ दक्षिण में गई। निजाम के हैदराबाद में उत्तर भारत से आने वाले सैनिक, कर्मचारी, धर्म प्रचारक और व्यवसायी भी हिंदी भाषी थे। इनका संपर्क दक्षिण भारत की भाषाओं से हुआ और उनके संपर्क से एक नई भाषा बनी जो कि दक्कनी हिंदी कहलाई। दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश से जो लोग निजाम हैदराबाद के शासन क्षेत्र में गए और वहीं बस गए, उनकी बोली को दक्कनी हिंदी कहा गया। वर्तमान में हैदराबादी हिंदी को दक्कनी हिंदी कहा जाता है। तो सवाल अगर पूछ लिया जाए कि हैदराबादी हिंदी क्या है या दक्कनी हिंदी क्या है, तो दोनों एक ही है। दक्कनी हिंदी का एक उदाहरण है जो कि आपके लिए परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, कई बार लक्षण के आधार पर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो उदाहरण आप समझेंगे तो तुरंत आप बता देंगे। लोका ने एक सेर चावल के खाना पका देने लगे, यानी लोग 1 रुपये का 1 सेर चावल पकाकर बेचने लगे। तो इसमें जैसे लोका, लोका हो गया, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप बिंदी चल रही है लोका। इसके बाद सूं शब्द का ज्यादातर प्रयोग किया जाता है, तुरंत आप समझ जाएंगे कि वो दक्कनी हिंदी है। अब बात करते हैं हिंदुस्तानी के ऊपर, जिसके बारे में ऊपर बात किया भी गया और इस सिलेबस में आपके देख लेते हैं। हिंदुस्तानी भी हिंदी भाषा का ही एक रूप है और ये हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा को हिंदुस्तानी कहा जाता है। जब भी हिंदुस्तानी की बात आएगी तो उसमें हिंदी और उर्दू दोनों को मिक्स करके आपको बताना है। बाद में हिंदी उर्दू विवाद भी चला हुआ था, जिस पर कि कभी मौका मिलेगा तो हम आगे अलग से बात करेंगे, लेकिन आप हिंदुस्तानी को ध्यान में रखिए। कई बार आप जैसे नेताओं के भाषण सुनते होंगे तो खासतौर से कई नेता जो है हिंदुस्तानी शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन साहित्यकारों में बात करें तो जैसे प्रेमचंद की जो लैंग्वेज है वो क्या है, भाषा हिंदुस्तानी के रूप में है। ठीक है, आगे बताया भी गया है कि हिंदुस्तानी जो है स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और एक बार लगा था कि हिंदी की जगह भारत की राजभाषा हिंदुस्तानी ही हो जाएगी, लेकिन एक वोट से मात्र ये हार गई थी। अब हिंदुस्तानी का प्रयोग कौन कौन लोग करते थे ज्यादातर? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने भाषण में आम जनता में देते समय हिंदुस्तानी का प्रयोग करते थे। व्यवहारिक रूप से हिंदुस्तानी भाषा उस भाषा को कहते हैं जिसमें न तो संस्कृत बहुल शब्दावली हो और न फारसी के कठिन शब्द हो। ये है हिंदुस्तानी का रूप। आम जनता में बोली समझी जाने वाली ऐसी सरल हिंदी जिसमें उर्दू के चलते हुए शब्द भी बीच बीच में पिरोए गए हों, हिंदुस्तानी भाषा कही जाती है। तो हिंदुस्तानी भाषा आप अच्छे से
समझ गए होंगे और प्रेमचंद की रचनाओं को अगर आप ठीक से पढ़े होंगे तो तुरंत उनकी भाषा शैली आपको समझ में आ गई होगी, वही हिंदुस्तानी रही है। और प्रेमचंद उसी समय लिख रहे थे जब भारत में स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था। तो एक तरीके से हमने इस पूरे वीडियो लेक्चर में कोशिश की कि आपकी इकाई 2 को हम कवर कर लें। उम्मीद है कि इसमें हम सफलता हासिल कर लिए हैं। कमेंट्स आप करेंगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और लगेगा कि मैं एकदम से सही विद्यार्थियों के बीच में काम कर रहा हूं और सही लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा रहा हूं जिनको की जरूरत है। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। बाकी हम मिलते हैं अगली इकाई के साथ, तब तक के लिए